हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड को एक्सप्लेन कर लिया है। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 51 से लेकर क्वेश्चन 75 तक को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्वेश्चन 51 को देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। If the price of an article is 20 rupees and the elasticity of demand is 25 2.5, then the marginal revenue of the producer will be। यदि किसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो 20 रुपीज है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वो 2.5 है, देन की मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगी। ठीक है, हमें उसकी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो आप यदि elasticity of demand and marginal revenue and एवरेज रेवेन्यू का रिलेशनशिप यदि आपने पढ़ा है तो फिर आपको ये क्वेश्चन निकालना मतलब लगाना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन तीनों के यदि रिलेशनशिप को आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही हमारा प्राइस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज रेवेन्यू निकाल लेते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 रुपीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया ही है, हमें निकालना ओनली है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस फार्मूले पे यदि पुट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन 2.5। ठीक है, यहाँ से आप देखें 20 ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2.5 -1 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, और इसे और आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 12 होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो 51 का जो आंसर है वो थर्ड होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देयर द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इन इज अप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया में जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज है वो किसमें एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा है ओनली ऑन करेंट अकाउंट, ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, एंड जो थर्ड है ऑन बोथ अकाउंट, एंड फोर्थ है नॉट ऑन एनी अकाउंट। ठीक है, पहले हम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज का कॉन्सेप्ट है क्या। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज या किसी भी करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी की जब भी बात होती है तो वो इस सेंस में होता है कि हम अपने रुपीज या फिर अपने जैसे डॉलर के रिस्पेक्ट में थे, तो जो डॉलर है वो वाइडर मतलब एक्सेप्टेंस है उसका। वो डॉलर को हम किसी भी करेंसी में कन्वर्टेबल कर देते हैं। करेंसी मान लीजिए इंडियन रुपीज में भी डॉलर कन्वर्टेबल होता है, युआन में भी कन्वर्टेबल होता है, या फिर आप यूरो में कहिए तो भी डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि उसका जो एक्सेस है वो काफी ज्यादा है। तो जब हमारे यहाँ इंडिया में जो कन्वर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होने लगे थे 1970s के टाइम पे, 1970s के बाद जब फॉरेन एक्सचेंज की जब क्राइसिस होने हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि कर्म मतलब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आने लगा। और ये हुआ कब, जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया 1990s में, जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। तो फर्स्ट टाइम 1992 एंड 93 की जो बजट थी उसमें करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की बात की गई। और उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम पे जब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हुआ था वो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में हुआ था। वो 1994 में फर्स्ट टाइम में करेंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी की बात हुई थी। उसके बाद से तारापोरिया कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। उसके बाद वहां पे पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात हुई थी।
ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और ये हुआ था करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात, करेंट अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड जो है, ऑन बोथ अकाउंट, ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 53 को देखें। इन द सप्लाई ऑफ मनी देयर इज ए ब्रॉड मनी। सप्लाई ऑफ मनी में कौन ब्रॉड मनी है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट M1, सेकंड है M2 एंड थर्ड है M3 एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम सप्लाई ऑफ मनी को देखते हैं, देन इसके ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे। सप्लाई ऑफ मनी जो है इंडिया में, सप्लाई ऑफ मनी वो 4 टाइप्स की हैं। एक है M1, सेकंड है M2 एंड थर्ड जो है वो M3 है एंड फोर्थ है M4। ठीक है, यदि हम M1 की बात करें तो M1 में क्या क्या आती है? M1 में करेंसी आता है, करेंसी करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लेती हूँ, अब प्लस अदर डिपॉजिट जो है वो आते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हाईली लिक्विड होता है। इसे कोई भी कंज्यूमर हुआ या फिर कोई भी प्रोड्यूसर हुआ, जब चाहिए, या फिर कोई इंडिविजुअल ही हुआ, उसे जब चाहिए रहता है, यदि मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे तुरंत, यदि करेंसी है किसी के पास, किसी भी पब्लिक पास, यदि वो कोई भी चीज खरीदता है तो वो तुरंत उसके बदले में पैसे से वो एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसे हम नैरो मनी कहते हैं, नैरो मनी। कभी कभी ये भी पूछ देता है, जैसे यहाँ पे ब्रॉड मनी पूछा है तो कभी आपको नैरो मनी भी पूछ सकता है। ठीक है, और M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, सेविंग बैंक। ठीक है, और M3 में जो आता है आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, विथ बैंक्स। और इसे ही हम M3 को ही हम ब्रॉड मनी कहते हैं, ब्रॉड मनी। ठीक है, जो M4 है उसमें आता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, सेविंग बैंक्स। ठीक है, ये 4 टाइप की सप्लाई ऑफ मनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, इसमें ब्रॉड मनी पूछा है तो ब्रॉड मनी आपको पता ही है कि M3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो 54 है द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियन इम्पोर्ट विल बी। लार्जेस्ट शेयर इंडिया की इम्पोर्ट में क्या है? तो यदि आप इंडिया की इम्पोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट जो शेयर आता है इम्पोर्ट में, हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिलेटेड टू। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट, सेकंड है फ्रॉम द गिल्ट एजेस मार्केट एंड थर्ड है फ्रॉम द कैपिटल मार्केट एंड फोर्थ है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे गिल्ट एजेस मार्केट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एडवोकेटेड द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वो किसने एडवोकेट किया था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है
A. Hamilton and F. List, and सेकंड है एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, एंड थर्ड जो है जे एस मिल, एंड फोर्थ है जेबी सिस। तो यदि आपने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ए हैमिल्टन थे, इन्होंने पहले दिया था, बाद में उसी कॉन्सेप्ट को फ्रेडरिक लिस्ट ने भी आगे इम्प्रूव किया। तो इन दोनों का ही मिलके जो पॉलिसीज है उसे हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहते हैं। और ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी था, स्पेशली बेस्ड किस पे था, ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज पे बेस्ड थी। तो कभी आपसे पूछ देता है कि जो इन्फेंट इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट था, इन्फेंट इंडस्ट्री जो कॉन्सेप्ट था वो किससे रिलेटेड था, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एच हैमिल्टन या फिर ए हैमिल्टन एंड एफ लिस्ट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 56 का, वो ए सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। Investment for a small unit in a manufacturing sector at a present time has set a limit of, जो स्मॉल एमएसएमईज का जो जो हर साल गवर्नमेंट जो एमएसएमईज की जो लिमिट तय करती है, उसमें स्मॉल यूनिट के लिए कितना लिमिट है। तो ये तो क्वेश्चन है 2011 का। तो उस समय जो लिमिट जो था, उस मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वहां पे तो ये 5 करोड़ था। लेकिन अभी रिसेंट में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है एमएसएमईज का, एमएसएमई। ठीक है, तो हम इस समय के लिमिट को देखते हैं। जो माइक्रो का जो इस समय का लिमिट है माइक्रो के लिए, वो है आपका 1 करोड़। माइक्रो के लिए है 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड जो टर्नओवर है, एंड टर्नओवर जो है, टर्नओवर वो है आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसका जो लिमिट है वो है आपका 10 करोड़ से। एंड जो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो है 15 करोड़ तक। माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम का है, जो कौन मीडियम का आपका है 50 करोड़ से। एंड जो टर्नओवर है इसका, टर्नओवर वो है 250 करोड़ तक। ठीक है, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है जो इस समय जो 1 जून 2020 से जो लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो आंसर है नहीं। यदि ऐसे देखें स्मॉल यूनिट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लिमिट सेट किया गया था, तो यहाँ पे 10 करोड़ तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, मतलब जिस समय का ये पेपर है, तो यहाँ पे ये 5 करोड़। तो हमें प्रेजेंट से मतलब है, क्या रहा पहले का उससे तो कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 58 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉलिसी, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक हो गया, नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, टू रिड्यूस द maternal mortality ratio, एंड सेकेंड है रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, एंड थर्ड जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो यदि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी इस समय जो इस समय तक प्रेजेंट में भी 2020 का हम लोग पॉपुलेशन पॉलिसी का अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी में वहां पे जो ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, यहाँ पे इसमें पर्टिकुलरली ये चीज मेंशन किया गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है, एंड जो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ये चारों तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉलिसी के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है
वो फोर्थ सही रहेगा, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एट ए प्रेजेंट टाइम द रेशियो ऑफ एफडीआई फॉर रिटेल मार्केट इज, जो एफडीआई है वो क्या रेशियो है रिटेल मार्केट के लिए। तो आपको पता होगा कि जो एफडीआई का जो रेशियो है इस समय रिटेल मार्केट में, वो 100% एफडीआई का कॉन्सेप्ट है। 100% इन द सेंस कि किसी भी सेक्टर में जो एफडीआई है वो 100% तक अलाउ है। कुछ स्पेशली कुछ सेक्टर्स हैं उनको छोड़ के, जैसे कि आपका डिफेंस हुआ, अभी जो भी मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, वहां पे 100% कन्वर्टेबिलिटी की मतलब 100% एफडीआई का गवर्नमेंट नहीं की है। अदर जितने भी सेक्टर हैं उसमें 100% रिटेल मार्केट में 100% एफडीआई को उन्होंने छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 59 का वो फर्स्ट सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 60। सुटेबल मेजर्स फॉर सेंट्रल टेंडेंसी फॉर फॉलोइंग सीरीज लेस देन 2, 4, 6, 8, 9 एंड मोर देन 12 विल हैपन। देखिए, यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना कि लेस देन या मोर देन, इसमें सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप दो बराबर भागों में उस चीज को बांट दें। तो सेंट्रल टेंडेंसी में वही है, क्योंकि हमें फिक्स एक रेशियो नहीं, मीन यदि हम निकालते हैं तो हमें एक फिक्स चीज चाहिए होगा कि अच्छा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या है, एक चीज यदि हम मोड निकालेंगे यहाँ पे, तो मोड में भी वही चीज है कि आप मोड कैसे निकालें, जिसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। जिसमें एकदम एग्जैक्ट डिजिट दो दिया हो, तो हम उसका एवरेज निकाल के हम सेंट्रल टेंडेंसी मीन में निकालें। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर कट है ही नहीं है, क्योंकि लेस देन 2 मतलब कितना, या फिर मोर देन 12 मतलब कितना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सुटेबल तरीका होता है सेंट्रल टेंडेंसी में निकालने के लिए, वो मीडियन होता है कि आप उसे लेस देन एंड मोर देन रहे उसे दो बराबर भाग में कर लीजिए, तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी एकदम सुटेबली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो 60 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, मीडियन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 61। The value of coefficient of variance is expressed। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टैटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एंड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसमें है वो। फर्स्ट तो है नहीं, मीन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और यहाँ पे है सेकंड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं है बेस ईयर में। वैसे भी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 100% वो नहीं दिया है, तो ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे बेस्ट जो होगा वो सेकंड वाला सही है, 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। द शेप ऑफ द कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मिडिल पीक विल बी। जो कर्व का शेप है उसके मिडिल पीक पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी कर्व के जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल पीक है उसको हम एक तो सिक्वेंस से मेजर करते हैं। सिक्वेंस से क्या होता है, कर्व के हम लोग जैसे कि कर्व कितना पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर निगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है, ये चीज मेजर करते हैं, जिसे हम लेमडा 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब हम पीकनेस की बात करते हैं या फ्लैटनेस की बात करते हैं तो उसके लिए हम कुटॉसिस का मेजर करते हैं। ठीक है, जब हम कुटॉसिस की बात करते हैं तो कुटॉसिस में हम क्या देखते हैं कि वो कोई भी कर्व है वो कितना फ्लैट है या फिर कितना हाईली पिक है। यदि हाईली पिकनेस की बात करें तो यहाँ पे जो कर्व होता है ना वो थ्री टाइप्स का है। एक तो यहाँ पे जो हाई मतलब हाईली मतलब पीके पे पॉइंट पे हाईली पीक पॉइंट पे होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लेप्टोकुटॉटिक।
लैप्टोकुटोटिक, ठीक है। एंड जो मिडिल में रहेगा उसे हम लोग मेसोकुटोटिक बोलते हैं, मेसोकुटोटिक। एंड जो कर्व जो है वो फ्लैटर जब रहती है, कुटोसिस के द्वारा हम लोग ओनली कर्व के फ्लैटनेस एंड पीकनेस को ही मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग प्लेटोकुटोटिक बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि बीटा की वैल्यू बीटा 2 इज इक्वल टू 3 हो तो उसे मेसोकुटोटिक बोलते हैं, मेसोकुटोटिक, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा लैप्टोकुटोटिक, लैप्टोकुटोटिक, ठीक है। एंड बीटा 2 इज लेस देन 3 होगा तो वो लैप्टोकुटोटिक होगा, टोटिक, ठीक है। ऐसे ही यदि सिक्वेंस पे हम देखें तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 है तो ये सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब कि जो कर्व को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो उसका जो कर्व का जो नेचर है वो मतलब दोनों तरफ जो है ना, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डाटा को वो इक्वल में है, सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंस से हम लोग सॉरी, हाँ सिक्वेंस से ही हम मेजर करते हैं कि जो डिस्पर्स डिस्पर्स किए गए हैं वो किस शेप में है। यदि बीटा 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वेड होगा, पॉजिटिवली स्क्वेड स्क्वेड। एंड यहाँ पे लैम्डा 1 इज लेस देन 0 होगा तो निगेटिवली निगेटिवली स्क्वेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल पीक की बात किया है तो मिडिल पीक हम लोग किससे मेजर कर रहे थे, यहाँ पे मेसोकुटोटिक बोलते हैं मिडिल पीक को। तो मेसोकुटोटिक में क्या है, बीटा 2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में हम देखें, हमारे जो क्वेश्चन का ऑप्शन है फर्स्ट में बीटा 2 इज इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पे नहीं है तो ये भी गलत है, सेकेंड वाला भी, फोर्थ वाला भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। Question number 63 को देखें, if all the values of series are multiplied by 4, then the value of correlation coefficient will be। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा यदि सारे सीरीज को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 2 टाइम्स एंड सेकंड है 4 टाइम्स एंड थर्ड है 16 टाइम्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो 63 का आंसर होगा वो है 4 नन ऑफ दीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, इफ द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन द अदर। यदि इफ द वैल्यू ऑफ वन, यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी देन द अदर होगा वो विल बी लेस देन 1 होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65 को देखें, the production of quantity of a different agriculture product in any one year is given and the appropriate diagram to express this should be। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उस किसके द्वारा, इन चारों में से किसके द्वारा अप्रोप्रिएटली दिखाया जा सकता है। फर्स्ट है हिस्टोग्राम, सेकंड है पाई चार्ट एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो हम आपको पता है कि पाई चार्ट के द्वारा हम उसे मतलब किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कितने मतलब प्रोडक्शन हुए किस क्वांटिटी में, उसे अलग अलग पार्ट में ऐसे हम पाई चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका जो अप्रोप्रिएट है आंसर वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, हु propounded the development oriented definition of economics। इकोनॉमिक्स की जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन था वो किसने प्रोपाउंड किया था। तो फर्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन बाय शुम्पीटर, सेकंड है बाय सैमुअलसन एंड थर्ड है बाय रॉबिन्सन एंड फोर्थ है बाय हिग्स। तो आपको पता होगा जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन था वो सैमुअलसन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड होगा वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 67 को देखें। इफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज लेस देन द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम विल बी। यदि स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कम है, लेस देन है, एंड द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व से, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? फर्स्ट है यहाँ पे स्टेबल, सेकेंड है अनस्टेबल, थर्ड है स्टैटिक एंड फोर्थ है डायनेमिक। यदि हम इसे ग्राफ से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड कर्व है वो लेस देन है सप्लाई कर्व से, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का स्टेटस होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे फर्स्ट है डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द इनकम इंक्रीज, एंड सेकेंड है डिमांड एक्सपेंड्स व्हेन द इनकम इंक्रीज, एंड थर्ड है देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो गया, एंड फोर्थ है नन ऑफ एवर। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाता है, तो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड को समझना है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि आप डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, तो वहां पे हमने दो चीज पढ़ा था। एक इन, एक शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा था और एक मूवमेंट इन डिमांड को पढ़ा था। ठीक है, तो यदि वहां पे क्या पढ़ा था हमने, यदि यहाँ पे ओनली चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनकम के चेंज होने से हो सकता है, इनकम के चेंज होने से, टेस्ट के चेंज होने से, मतलब यहाँ पे प्राइस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, प्राइस यहाँ पे एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। यदि ओनली प्राइस के चेंज होने से यदि डिमांड कर्व पे थ्रू आउट द डिमांड कर्व चेंज होता है, यदि यहाँ पे प्राइस है, यदि प्राइस कम हो जाता है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, तो ये यदि प्राइस पे मतलब सेम डिमांड कर्व पे चेंजेस हो रहा है, डिमांड कर्व अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये मूवमेंट इन डिमांड कर्व होगा या फिर एक्सपेंड इन डिमांड कर्व होगा। तो यहाँ पे चेंजेस होगा वो ओनली प्राइस की वजह से चेंजेस होगा, और यहाँ पे जब हम इनकम के बढ़ने या घटने से शिफ्ट इन डिमांड कब होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड कब हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, इनकम के इंक्रीज होने पे यदि डिमांड बढ़ता है तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे है डिमांड एक्सपेंड व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, नहीं, डिमांड एक्सपेंड नहीं होता है इनकम के इंक्रीज होने पे, यदि यहीं पे होता प्राइस इंक्रीज तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दिया है डिमांड इंक्रीज व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, तो सही है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है जब इनकम बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो एक्सपेंड या फिर एक्सटेंड जो भी होगा तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो 68 का फर्स्ट सही है, ना कि सेकेंड। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। एट ए सेचुरेशन पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। सेचुरेशन पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है जीरो, सेकेंड है पॉजिटिव, एंड थर्ड है मैक्सिमम, एंड फोर्थ है निगेटिव। तो आपको ये चीज पता होगा, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर सेचुरेशन पॉइंट जो होता है, वहां पे क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, तो हमारा जो एवरेज यूटिलिटी होता है वो भी इंक्रीज होता है, एवरेज यूटिलिटी, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारा यहाँ से जीरो हो जाता है। उसके बाद से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है यहाँ पे निगेटिव जाने लगती है, यहाँ पे जो उसकी पॉइंट होती है वो जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी हो वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि जो सैचुरेशन पॉइंट है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जो सैचुरेशन पॉइंट है वहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होगी, तो यहाँ पे 69 का फर्स्ट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? यहाँ पे फर्स्ट है
marginal utility of x is equal to price of x, and second है marginal utility of x divided by marginal utility of y is equal to px divided by py, and third है marginal rate of substitution xy is equal to px divided by py, and fourth है all of these. तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पढ़ा था तो वहां पे मार्शल के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर होगा आपको। तो मार्शल क्या कहते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसी कमोडिटी एक्स के बराबर हो उसके पीएक्स से, यदि दूसरी कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है उसकी भी जो रेशियो है वो उसके प्राइस के इक्वल हो, या फिर यूं कह लें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। इसका मतलब यदि किसी कोई कंज्यूमर है, यदि टू गुड्स खरीदता है, परचेज करता है, तो उसकी दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उन दोनों गुड्स से, उसके पास जितने भी पैसे हैं उसको एग्जॉस्ट कर देता है यदि दो गुड्स खरीदने पे, तो उसे जो मतलब जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए या फिर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वहां पे उसे मैक्सिमम हो, तब जाके वो कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा। तो मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड है क्वेश्चन आंसर वो सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 71, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन इज नोन बाय द फॉलोइंग नेम, मतलब किस नेम से जाना जाता है फर्स्ट लॉ, गॉसियन के फर्स्ट लॉ को। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड, सेकेंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड थर्ड है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आपने पढ़ा होगा गॉसेंस के फर्स्ट लॉ को, तो आपको ये चीज क्लियर होगा। गॉसेंस का जो फर्स्ट लॉ था वो फर्स्ट जो लॉ था इनका फर्स्ट, वो बेस्ड था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, और जो गॉसेंस का जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ वो बेस्ड था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 71 का जो करेक्ट होगा सेकेंड होगा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, द प्रिंसिपल ऑफ रिवील प्रेफरेंस थियरी इज बेस्ड ऑन, जो रिवील प्रेफरेंस थियरी किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, सेकेंड है यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है P.A. Samuelson, and third है from the analysis of consumer behavior, and fourth है all of above। तो यदि आपने रियल प्रेफरेंस थियरी पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर है कि जो रिवील प्रेफरेंस थियरी था उसे P.A. सैमुअल्सन ने दिया था, और जो रिवील प्रेफरेंस थियरी था वो कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व का इम्प्रूवमेंट वर्जन ही था, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व जो था वो वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड था, और इन्होंने सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड, वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में ही स्टडी किए थे। तो ये जो एनालिसिस था वो कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड था। तो 72 का जो आंसर होगा वो फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखें। इंडिफरेंस कर्व फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, जो इंडिफरेंस कर्व है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, एंड सेकेंड है स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड थर्ड है कॉन्वेक्स कर्व विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ कि जो नेचर है इंडिफरेंस कर्व का वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो नेचर होता है वो राइट एंगल का होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंडिफरेंस कर्व में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ठीक है, जो उसका शेप होता है, कभी कभी पूछ देता है कि एल शेप कर्व की मतलब इंडिफरेंस कर्व में किसका है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ही होता है, वो एल शेप में रहता है। ठीक है, ये अब मैं डिटेल में कभी पढ़ाऊंगी तो इसे क्लियर करूंगी कि ये क्यों मतलब एल शेप में ही रहता है, क्योंकि जब आपकी, अभी मैं थोड़ा बता ही देती हूँ। यदि आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो यदि आप एक
यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक लेफ्ट शूज है या फिर 4 राइट शूज है, तो आप 4 राइट शूज है और 1 लेफ्ट शूज है, तो आप 4 राइट शूज का तो यूज नहीं करोगे ना, आपको 1 लेफ्ट शूज के लिए 1 राइट शूज ही चाहिए होगा। इसका मतलब कि एक एक ही शूज है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है राइट शूज के, तो इसकी वजह से वो एक एक ही पॉइंट पे इंडिफरेंस होगा। ये बहुत सारे यदि अलग अलग पॉइंट रहेगा तो भी वो उस पे इंडिफरेंस नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है वो हमेशा एल शेप में होता है और राइट एंगल में रहता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे यदि हम देखें तो कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा नन ऑफ एबव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या दिखा है, इन द की फर्स्ट है, इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द इंडिफरेंस कर्व शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड द शेप ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड है, इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ए एल शेप। ठीक है, आपने अभी यहाँ पे देखा कि हमने बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का शेप क्या होता है, एल शेप में होता है। ठीक है, एल शेप। एंड यहाँ पे है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसका जो शेप होता है वो बॉटम, टॉप टू द बॉटम होता है। ठीक है, यहाँ ऐसे रहता है इसका शेप। सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि वन गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका शेप ऐसे होता है। तो यहाँ पे तो जस्ट अपोजिट बताया, कॉम्प्लीमेंट्री के जगह सब्स्टिट्यूट को पुट किया, सब्स्टिट्यूट की जगह कॉम्प्लीमेंट्री को पुट किया। तो यहाँ पे यदि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो 74 का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, अंडर स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो स्लस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो उसमें कंज्यूमर का जो एक मतलब इंडिफरेंस कब है वो किस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, रिमेन द सेम इंडिफरेंस कब पे रहता है जो कंज्यूमर है, या फिर सेकंड है ऑन मूव अप टू द इंडिफरेंस कर्व, एंड थर्ड है मूव ऑन डाउन टू द इंडिफरेंस कर्व, एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। यदि आपने स्लस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि जो स्लस्की का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, मैं यदि यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ तो स्लस्की का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना वो इस शेप में है। ठीक है, वो अप टू द मतलब न्यू इंडिफरेंस कर्व की तरफ क्या करता है, वो मूव कर जाता है, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व से वो सेकेंड इंडिफरेंस कर्व की तरफ ये मूव कर जाता है। ठीक है, ऐसा रहता है स्लस्की का इंडिफरेंस कर्व। होप अभी तक मैंने जो इस स्लाइड में पढ़ाया क्वेश्चन 51 से लेके क्वेश्चन 75 तक को आपको क्लियर होगा। इन केस यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।